एवरीवन, वेलकम टू प्लांट अकेडमी। सो इससे पहले जो नेक्स्ट दो वीडियो था उसमें हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात किया था और उससे रिलेटेड लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग वैदिक लिटरेचर या फिर वैदिक संस्कृति के बारे में पहले कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आप लोगों ने प्लांट अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो वैदिक संस्कृति में पढ़ने से पहले हम लोग श्रुति और स्मृति को समझते हैं कि श्रुति क्या है और स्मृति क्या है। ठीक है, तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जो सुनने के बेसिस पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हुए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ईश्वर की वाणी जो है वो ऋषि द्वारा सुनी गई। ठीक है, और फिर ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया और फिर धीरे धीरे ये पूरे संसार में फैला। तो ये जो भी धर्म ग्रंथ था, जो धर्म की बातें थी, वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हुआ। किस बेसिस पे? सुनने के बेसिस पे। ठीक है, सुनकर एक दूसरे के पास पहुंचा। ठीक है, वैसे धर्म ग्रंथ को क्या बोलते हैं? उस वैसे धर्म ग्रंथ को श्रुति में रखा गया। और स्मृति किसको बोलते हैं? तो वो जब ऋषि मुनि ने अपने स्मरण शक्ति के बेसिस पे या फिर अपने बुद्धि विवेक के बेसिस पे, ठीक है, जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ की रचना की, ठीक है, अपने बुद्धि और विवेक के बेसिस पे जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना की गई उसे स्मृति में रखा गया और स्मृति का अर्थ भी है याद रखा गया। ठीक है, तो श्रुति समझ में आ गया और स्मृति समझ में आ गया। तो श्रुति ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। और स्मृति ग्रंथ कौन कौन से? पुराणास, एपिक्स, वेदांग और उपवेद। ठीक है, तो वेदास जो है, अब वेदास के कितने पार्ट है? तो वेदास 4 हैं। ठीक है, 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ठीक है, तो अभी इसमें इंग्लिश और हिंदी का कोई इशू नहीं है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सब में इसको सेम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है और जहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हिंदी इंग्लिश मैं बोल दूँगी। ठीक है, तो ऋग, साम, यजुर और अथर्व ये 4 वेद हैं। और वैदिक लिटरेचर का जब बात करें तो ये 4 ही आते हैं। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में पुराण, एपिक्स, वेदांग या उपवेद नहीं आते। अब वेदांग में वेद है या उपवेद में वेद है तो ये वेद से जुड़े हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये उसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ, वेदास को समझने के लिए वेदांग और उपवेद का रचना किया गया पर वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी वैदिक लिटरेचर का बात करें, ठीक है, वैदिक संस्कृति की बात करें तो ये 4 ही आएंगे: वेदास, ब्राह्मणास, आर्णयकास और उपनिषद। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं तो पहले पुराण्स को समझते हैं। पुराण्स क्या है? तो भारत ऐसे ऐतिहासिक कथाओं का, जितने भी पहले की कथा हैं उन सब का अच्छा क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज जो विवरण दिया हुआ है उसके बारे में कहाँ पे मिलता है? तो पुराण्स में मिलता है। कितने पुराण है टोटल? तो टोटल 18 पुराण है और जिसमें से 5 सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण। ये 5 पुराण इम्पॉर्टेंट हैं और टोटल कितने पुराण हैं? 18। इसकी रचना किसने की है? पुराण की रचना तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। ठीक है, वेदांग कितने हैं? वेदांग में वेद है लेकिन ये वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है, ये स्मृति में आता है। और वेदास जो है, वेदांग वैदिक लिटरेचर श्रुति का पार्ट है। ठीक है, 6 वेदांग यानी टोटल 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो वेदास को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। शिक्षा और छंद क्या करते हैं? तो ये वेद को पढ़ने में मदद करते हैं। व्याकरण और निरुक्त का क्या काम है? कि वेद को समझने में मदद करते हैं। और ज्योतिष और कल्प जो वेदांग है वो जो भी सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, मतलब जो भी यज्ञ किए जाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कल्प में जो इम्पोर्टेंट है वो धर्मसूत्र और गृहसूत्र। ठीक है, उपवेद कितने? तो उपवेद का नंबर है 4। ठीक है, कौन कौन से उपवेद है? धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद। तो 4 उपवेद हैं। और वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग है। तो कंफ्यूज नहीं करना, आपको नंबर याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जो वेद में इनके कुछ अलग नाम है और अभी हम लोग इसको कुछ और नाम से जानते हैं। जैसे चिनाब नदी का नाम था अश्किनी, रावी को पौरुषनी बोलते थे, सतलज को सतुदन, इंदस को सिंधु, व्यास को विपासा, झेलम को वितस्ता। ठीक है,
तो ये आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ये नाम होंगे, तो आपको याद रखने हैं। हम लोग ऋग वेद्स पे आते हैं, ठीक है, वेद के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल में रखा गया, और ये कब, इसका टाइमलाइन कब से कब तक है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो इसको अलग इसलिए रखा गया पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि इस काल में सिर्फ ऋग्वेद ही लिखा गया, ठीक है। इसे लिखा हुआ है कॉम्पाइल्ड अराउंड 1500 टू 1000 BC, और इसका मतलब क्या है, ऋग का मतलब होता है टू प्रेज, ठीक है। और इस ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, हाइम्स का मतलब हिंदी में सूक्त बोलते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक पहले लिखे गए, ठीक है। तो ये पुराने हैं, ये इनकी जो रचना की गई 2 से 7 मंडलों की, वो पहले की गई, और बाकी जो बचे, कौन कौन से बचे, 1, 8 और 10 जो मंडल थे, उनकी रचना इन 2 से 7 के बाद की गई, ठीक है। तो टोटल 10 मंडल है, और मंडल जो है वो फिर डिवाइड होते हैं सूक्त में। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त, और ऋचाएँ कितनी है, 10,462 ऋचाएँ। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मंडल 3 जो है, उसमें किस बारे में बताया गया है, तो गायत्री मंत्र के बारे का उल्लेख किया गया है। मंडल जो 10वां मंडल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, ठीक है। और इसी में वर्ण सिस्टम डिस्क्राइब है। वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्र, शूद्र जो है, वो वर्ण सिस्टम का जो रचना मतलब डिस्कस किया गया है, वो 10वें मंडल में किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद को जो एक्सपर्ट्स जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उसको होत्रा या फिर होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो टेक्स्ट है, इसके जो कुछ कुछ रचनाएं हैं, वो ईरानियन रचना जो है, ज़ेंद और अवस्था, कुछ कुछ ऋग्वेद की रचनाएं उससे मिलती जुलती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सामवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में जितनी भी गाने वाली रचना थी, ठीक है, जिसको गाना के रूप में गाया जाता था, सॉन्ग्स के रूप में गा सकते थे, जैसे घर में भी पूजा होता है तो कुछ कुछ गाने वाला जो रहता है, ठीक है, तो वो सारे सूक्त जो थे, वो रचनाएं जिसको गा सकते थे, वो ऋग्वेद से लिया गया, अलग कर लिया गया, और उसको सामवेद का नाम दिया गया, ठीक है। तो सामवेद के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सामवेद को समझते हैं अच्छे से और उसको गाते हैं, उसको उद्गात्री कहते हैं। और ऋग्वेद को जो गाते हैं, या ऋग्वेद के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको होत्री कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद के बारे में बात करें, तो ये क्या है, सैक्रिफिशियल फार्मूला का कलेक्शन है, यानी कि जो विधि करते हैं, यज्ञ जब होता है तो उसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं। जब घर में भी पूजा होता है तो देखते होंगे कि बहुत सारा विधि विधान होता है, ठीक है। तो उन सब का कलेक्शन एक साथ, कि क्या करना है पूजा में, किस तरह से करना है, क्या चढ़ाना है भगवान को, नहीं चढ़ाना है, ये सारा जो कलेक्शन है, इसको एक अलग वेद बना के डाल दिया गया, जिसका नाम यजुर्वेद बोला गया, ठीक है। और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इसके बारे में पूरा एक्सपर्ट हैं, यजुर्वेद को अच्छे से जानते हैं, उसको अध्वर्यु बोला जाता है, ठीक है। और ये ऐसा अकेला वेद है जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों है, यानी गद्य और पद दोनों में है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेदास, जिसको ब्लैक यजुर्वेदा भी बोलते हैं, यानी कि कृष्ण यजुर्वेदा का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक यजुर्वेदा, और शुक्ल यजुर्वेदा, जिसको व्हाइट यजुर्वेदा बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट ब्राह्मण है, वो तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण से रिलेटेड है, और शतपथ ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद रिलेटेड है। अब अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। तो अथर्ववेद में जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स, मतलब जितने भी जादू टोना, वसीकरण, ये सब के बारे में जो बातें लिखी गई है, जो भी मंत्र लिखा गया है, वो अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। तो घर में भी जैसे आसपास गांव पड़ोस में भी आप लोग देखते होंगे कि कोई बीमार हो गया तो उसके लिए मंत्र पढ़ दो तो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो किस में है, अथर्ववेद में, ठीक है। और इंडियन मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद का जो ओरिजिन हुआ, ठीक है, वो कहाँ से हुआ, अथर्ववेद से ही हुआ है, ठीक। अब वैदिक लिटरेचर का दूसरा फेज था ब्राह्मणास, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैदिक हाइम्स, ठीक है, जो भी वैदिक सूक्त है, उनका एप्लीकेशन क्या, उनका यूज़ कैसे करना, उनका शुरुआत कैसे हुआ, जो भी कथा की जाती है, जैसे घर में पूजा होता है तो जब पूजा होता है तो उसमें बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, कथा होते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो डिटेल्स है वो ब्राह्मणास में मिलता है, ठीक है। और हर एक वेद का अलग अलग
ब्राह्मणास है। जैसे ऋग्वेद का पूरा डिटेल जो स्टोरी है वो किसमें मिलेगा, ऐत्रेय या फिर कौशितकी ब्राह्मण में मिलेगा। ठीक है, सामवेद का डिटेलिंग किसे मिलता है, तांड्या, नाम अच्छे से याद रखिएगा, तांड्या या फिर जैमिनिया ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद का डिटेल किसे मिलता है, तैत्तिरीय या फिर शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और अथर्ववेद का डिटेल किसे मिलता है, गोपत ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय या फिर कौशितकी। सामवेद का कौन सा है, तांड्या या फिर जैमिनिया। यजुर्वेद का कौन सा है, तैत्तिरीय या फिर शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का कौन सा है, गोपत ब्राह्मण। अब इसका तीसरा फेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि वैदिक लिटरेचर का थर्ड फेज कौन सा है, अरण्यका है। इसको फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो तपस्वी और भिक्षु होते थे उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बुक लिखा गया। ठीक है, और इस पर ज़्यादातर मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए अरण्यक को फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं। अब लास्ट यानी वैदिक लिटरेचर का लास्ट फेज है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में फिलॉसफी दिया गया है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में फिलॉसफी है, जैसे कि पुनर्जन्म की जो कहानी है वो सच है झूठ है क्या है, इसके बारे में जो थ्योरी है, कर्मा का जो थ्योरी है, ब्राह्मणा का जो थ्योरी है, वो उपनिषद में फिलॉसफी के रूप में दिया गया है। और उपनिषद को वेदांता भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उपनिषद को और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, वेदांता बोलते हैं। ठीक है, और उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या है, टू सिट नियर द फीट ऑफ, मतलब समीप बैठकर, यानी कि गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ली गई। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ली गई उसको उपनिषद बोलते हैं। और कितने सारे उपनिषद है, तो इम्पॉर्टेंट उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रणा उपनिषद, मुंडका उपनिषद। ठीक है, ये प्रास्ता उपनिषद है, प्रासना उपनिषद, मुंडका उपनिषद। ठीक है, अब कन्वर्सेशन जो यम और नचिकेत का एक फेमस स्टोरी है कि नचिकेत नाम का एक बालक रहता है, वो यम लोग पहुंच जाता है और यम से बात करता है। तो ये जो स्टोरी है ये कथा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो हमारे नेशनल एम्बलम में जो सत्यमेव जयते लिखा रह गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो वेदांग के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 6 वेदांग है, जिसको लिम्स ऑफ वी वेदास बोला जाता है। वेदास को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और ये 6 है नंबर में। ठीक है, और इसको सूत्र पीरियड में बनाया गया, रचना किया गया, इसलिए इसको सूत्र लिटरेचर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति, पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो हम लोग देखें ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, कब से कब तक, तो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व को पूर्व वैदिक, और इसमें क्या लिखा गया, ऋग्वेद। ठीक है, इसलिए इसको पूर्व वैदिक काल में रखा गया। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में ही, यानी कि वैदिक एज में ही आर्य का आगमन होता है। ठीक है, आर्य कौन थे, तो आर्य ईरानियंस थे। बहुत का मानना है कि ईरानियंस थे, बहुत सारे थ्योरीज हैं आर्य के बारे में। ठीक है, तो मैक्स मूलर जो थे उन्होंने थ्योरी दिया था कि ये मध्य एशिया से आए थे और भारत में बस गए। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा सही नहीं है, तो वो कई झुंडों में भारत पहुँचे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो किसका ज्ञान नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जौ, गेहूँ, चावल ये हम लोग देखे थे हड़प्पा संस्कृति में भी ये उगाए जा रहे थे। तो वैदिक काल में तो उगाए ही जाएंगे क्योंकि ये उसके बाद का पीरियड है। ठीक है, तो ये सारे उगाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, यजमान, श्रमण, अर्थवन या श्रेष्ठीन। तो किस नाम से जाना जाता था, श्रमण नाम से।
ठीक है। तो इसमें उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता प्रचलित थी उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और जो सभ्यता उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, जो पूर्व में प्रचलित थी उसको पूर्व वैदिक काल की सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलव सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है सी, शूलव सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर से पढ़ रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में, क्योंकि ये सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ये हम लोग देख चुके हैं। कौन सा है इसका? ऑप्शन ए, यानी कि पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो कितनी है वेदों की संख्या? 4। कौन कौन सा? ऋग, साम, यजुर और अथर्व। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन से कहलाते हैं? ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों त्रयी या वेद त्रयी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन तीनों के बारे में, जो यज्ञ होता है उनके बारे में ये तीनों से लिया गया है। क्योंकि ऋग में जो गाने वाले थे उनको साम में लिया गया, फिर जो सैक्रिफिशियल जो फॉर्मूला था उसके बारे में ये यजुर में लिया गया। ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और यज्ञ के बारे में ही बात की गई, मंत्र के बारे में है, इसलिए इसको वेदत्रयी बोलते हैं। और जो अथर्ववेद है उसमें तो जादू टोना के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको वेदत्रयी नहीं बोलते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो क्या था? पशुपालन। ठीक है। आर्य जो थे ऋग्वैदिक काल में, उनका मुख्य पेशा था पशुपालन। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो किसको बोला जाता है? सामवेद को। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो गोधन। ठीक है। ऋग्वेद के टाइम में जो सभ्यता थी उसमें गाय को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू लैंड, यानी कि भूमि उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, संपत्ति के रूप में प्रमुख संपत्ति नहीं थी। ठीक है। संपत्ति होगी लेकिन प्रमुख नहीं थी। ठीक है। गोधन यानी गाय को प्रमुख संपत्ति माना जाता था ऋग्वेद के काल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? कौन से मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है पुराणों की संख्या? 18, 19, 20 या 21? तो 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो प्रकृति। ठीक है। वैदिक धर्म के टाइम पे जो पूजा पाठ किया जाता था तो देवी की मूर्ति नहीं मिले। ठीक है। उस समय मंदिर वगैरह ज़्यादा नहीं मिले, जबकि प्रकृति की पूजा क्योंकि उस टाइम की जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए। ठीक है। तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। शूलव सूत्र क्या है? शूलव सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री से संबंधित विषय संबंधित पुस्तक है।
अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर् अमृतम गमया कहाँ से लिया गया? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण? तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे समातट में, प्रागज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? पंजाब में। ठीक है। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान भी साथ में दिया रहे, ठीक है, तो वो भी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या किसको बोला, कौन क्या बोला जाता था? जो उसके एक्सपर्ट्स होते थे। तो इसका सही उत्तर तो वैसे ए है। तो हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद को होत्री बोलते थे, ठीक है। यजुर्वेद को अथर्वयु बोलते थे, सामवेद को उद्गात्री बोलते थे, या उद्गाता अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते थे। ठीक है। वेदों का अपौरुष क्यों कहा जाता है? वेद को क्यों बोला जाता है वेदों को अपौरुष? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ठीक है। इसको अपौरुष इसलिए बोला जाता है वेद को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद जो है वो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, ना कि मनुष्य के द्वारा, इसलिए इसको अपौरुष बोला जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूक कनद या पतंजलि? किसके दर्शन के प्रतिपादक बोल रहा है? वैशेषिक दर्शन। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद, यानी कि ऑप्शन सी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायन, कपिल या गौतम? तो कौन थे? इसका सही आंसर जैमिनी। ठीक है। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। तो इसका है बादरायन। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के बारे में बोल रहा है, यहाँ पूर्व था तब इसलिए जैमिनी था, यहाँ उत्तर मीमांसा बोल रहा है इसलिए बादरायन। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो कौन सा मंडल सोम को है समर्पित? 9वां मंडल में सोम का जिक्र किया गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दाशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्राह्मण, कावेरी या पौरुषणी? तो ये पौरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, यानी पौरुषणी मतलब रावी नदी के किनारे लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। ठीक है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग है। ठीक है। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको एक बार में तो ये याद नहीं होगा, बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है। अछूत की बोल रहा है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो किस में हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। एशिया माइनर स्थित बोगासगोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 14 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो एशिया माइनर में क्या मिला? लिटरेरी सोर्स है ये बोगासगोई। ठीक है। उसमें किस चीज़ का अभिलेख मिला है? तो 4 वैदिक देवता है उसके बारे में उल्लेख मिला है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भागवत गीता? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये हम लोग देखे थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? गौतम ने। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? योग दर्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। सो ए इज राइट आंसर। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो किसके ऊपर है?
डी, इसका ऑप्शन सही उत्तर है डी, दर्शन पर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा वेद किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो 41 का आंसर है सही ए, यानी ए का 4 ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। बी का 2 यजुर्वेद, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद, सामवेद में क्या है, संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं इसको। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में है आपका स्रोत एवं कर्म कांड। सामवेद में क्या है, सामवेद में है संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का चर्चा किया गया है वो कौन सी नदी है, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। तो कौन सी नदी है, सिंधु। सिंधु नदी के बारे में काफ़ी वर्णित किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकेय के, पंचाल के, विदेह के। तो किसके राजा थे, कैकेय के राजा थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, कैकेय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो किसमें है, कठोपनिषद में। ठीक है, वैदिक नदी कुबा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो कहाँ होना चाहिए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो क्या है इसका सही उत्तर, सांख्य दर्शन। ओके, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी कि लौह धातु का प्रचलन है वो कहाँ से पता चला, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो अतरंजी खेड़ा से मिला, यानी कि ये प्रेजेंट डे अभी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो किसका है, सामवेद। ओके, यानी 20 का राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है, भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है, भागवत। ठीक है, क्योंकि भागवत क्या था, पुराण है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। ठीक है, तो बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन इसमें टोटल 114 क्वेश्चंस है, तो एक दिन में डिस्कस नहीं हो सकता वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, इसी टाइम पे। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लांट अकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।